राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सो व्हाट मीन्स नेशनलिज्म? नेशनलिज्म यानी एक ऐसी भावना होती है जो सारे जितने भी नेशन स्टेट्स को सब एक साथ जोड़े। क्योंकि अगर आप पहले के जो मैप को देखोगे, लाइक ये वाला जो नीचे मैप गिवन है, ये वाला, इसमें आप देखोगे तो मतलब जो स्टेट्स थे ना पहले एम्पायर में बटे हुए थे। वो सारे एक एक जैसे नहीं थे, सारे एम्पायर में बटे हुए थे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको यूरोप, जर्मनी, इटली, ये सब फाइंड करने में दिक्कत होगी क्योंकि वहाँ पे वो तब तक नेशन स्टेट बने नहीं थे। तो आपने पढ़ा था फ्रांस के बारे में आपके 9th क्लास में। फ्रांस में क्या होता है कि वहाँ पे वो लोग नेशनलिज्म यानी एक नेशन बनाने के लिए युद्ध करते हैं। और फाइनल कब होता है? फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में। ओके। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म यानी यूरोप, यानी जैसे जैसे फ्रेंच में ये आइडिया मतलब बढ़ रहा था फ्रांस का, तो वैसे वैसे क्या हुआ कि यूरोप में भी वैसे बढ़ता गया। तो फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पिक्चर बताया गया है। इस पिक्चर में क्या है? इस पिक्चर में ये है कि यहाँ पे एक लेडी, यानी यहाँ पे आपको याद होगा कि जो फ्रांस में एक लेडी को जो होता है पर्सनिफाइड, मतलब उसको जितने भी लॉ है उससे मतलब एक महान मनुष्य की और तक देखा जाता था। तो इसको स्टैचू ऑफ लिबर्टी मतलब स्टैचू बोला जाता था। वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी अलग है, पर ये जो वो उन्होंने वो देते थे कि वो सम्मान दिया करते थे। तो यहाँ पे जो ग्रुप्स जो थे, वो जो अलग अलग स्टेट के ग्रुप, जो अलग अलग जर्मनी हो गए, स्विट्ज़रलैंड हो गए, इटली हो गए, यूएसए के जो लोग हैं आते जा रहे थे। तो ये पेंटिंग किसने बनाई थी? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस पेंटिंग बनाई थी फ्रेडरिक सोरियो ने 1848 में। तो इस पेंटिंग में वो क्या दर्शाना चाहते हैं? तो उस पेंटिंग में ये ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, एक ऐसा ड्रीम, यानी वो बस सोचना चाहता है कि जब वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक यानी पूरी दुनिया भर डेमोक्रेटिक हो जाए और सोशल रिपब्लिक हो। तो अगर इस एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि ये क्या बताया गया इस पेंटिंग में, तो इस पेंटिंग में हमें बताया गया कि द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। और ये किसने बनाई थी? फ्रेडरिक सोरियो ने 1848 में बनाई थी। ओके। In 1848, Frederick Sorio, French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of world making of democratic and social republic as he called it. तो 1848 में फ्रेडरिक सोरियो जो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, इन्होंने जैसे 4 सीरीज़ बनाई थी। उसमें से ये मतलब सीरीज़ बनाई थी 4 प्रिंट्स की, और उनमें से ये एक है। और इसको ये क्या बोलते हैं? इसको ये बोलता है डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक। क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। द फर्स्ट प्रिंट ऑफ दिस सीरीज शो द पीपल्स ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस, मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग द होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज दे पास इट। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट यहाँ पे प्रिंट बताया गया है, तो यहाँ पर यूरोप और अमेरिका के जो लेडीज़ मतलब जो जितने भी लोग हैं, चाहे वो मैन वुमेन जितने भी सोशल क्लासेस के, सारे एक लॉन्ग ट्रेन में यानी एक लॉन्ग से ऐसे रास्ते से जाते जा रहे हैं। और ये होमेज यानी आप बता सकते हो होमेज के यानी मेनली वंदना होता है। दे एडमायर द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। होमेज यानी बोल सकते कि वंदना, या फिर लाइक हम लोग जिसको हम लोग एडमायर करते हैं उनको पूजा मतलब वैसे करते हैं ना, तो वैसे ही जो यूरोप एंड अमेरिका के लोग जो सबसे आगे थे। ओके। एंड नाउ यहाँ पे है as you recall artist of that time the French Revolution personified liberty as a female figure। तो अगर आपको याद होगा तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये जो लिबर्टी थे, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को ये लोग क्या मानते थे? टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट एंड सिवियर्स इन वन हैंड, चार्टर्स ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इन द अदर हैंड। तो इसमें हमें क्या बताया गया कि यहाँ पे ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के मतलब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट रखा है। यानी एनलाइटमेंट का यानी जो एक सफलता का बोल सकते हो कि एनलाइट करना, एक सफलता की ओर लेके जाना। और दूसरे में यहाँ पे चैटर्स ऑफ मैन राइट यानी जो लोगों के अधिकार है वो।
तो यहाँ पे ये बताया गया है कि उस फीमेल के हाथ में, एक हाथ में क्या है, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, और फिर दूसरे हाथ में चैटर ऑफ राइट ऑन दी अदर। ऑन दी अर्थ इन दिस foreground of the image lie the shattered remains of symbols of absolute institution। एब्सोल्यूट का मतलब मेनली होता है मोनार्की, यानी किसी को कि कोई भी गवर्नमेंट को इसके ऊपर कोई रूल नहीं हो, कोई भी पावर एक्सेस नहीं हो गवर्नमेंट को, उसको हम लोग एब्सोल्यूट बनते। तो इसका मतलब है कि अगर आप ये पेंटिंग में देखोगे तो यहाँ पर आपको नीचे जो है बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो ये क्या है, एब्सोल्यूट पावर, यानी जो पहले जो मोनार्की थी उसकी जितनी भी चीज़ें, जैसे कि मुकुट हो गया, यहाँ पे आपको मुकुट दिख रहा है, फिर यहाँ पे है, यहाँ पे ये जितने भी फोरग्राउंड यानी जो नीचे ज़मीन में पड़ी है जितने भी एब्सोल्यूट पावर थे उनका चीज़ें पड़ी एज अ रिमेन है। ओके, और फिर ये एब्सोल्यूट का टर्म याद रखना। इन सूर्यो यूटोपियंस विजन द पीपल ऑफ द वर्ल्ड ग्रुप एज डिस्ट्रिक्ट नेशन आइडेंटिफाई टू द रिफ्लेक्ट्स नेशनल कस्टम। यूटोपियन का मतलब होता है कि ऐसा विज़न करना जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता, बस ये एक विज़न क्रिएट किया सोसाइटी का। तो सूर्य का कौन सा विज़न था, यूटोपियन विज़न था। यूटोपियन यानी एक ऐसा विज़न जो एग्जिस्ट नहीं करता, बस वो एक विज़न सोसाइटी का क्रिएट किया गया। तो वो ऐसा बता रहे कि जो पीपल जो है उन्होंने अलग अलग अपने फ्लैग्स और कॉस्ट्यूम के द्वारा वो आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। लीडिंग द प्रोसेशन वाज द पास्ट स्टैचू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड विच बाय द टाइम वेर ऑलरेडी नेशन स्टेट। तो सबसे आगे पहले कौन चल रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्ज़रलैंड। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पेपर में 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आता है तो वो लॉन्ग आंसर तो देंगे, पर कभी कभी ये लोग क्या करते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस दे देते हैं, लाइक वो पूछ लेंगे कि ये पेंटिंग किसने बनाई थी, किसने बनाई थी, फ्रेडरिक सोरियो ने, और इसको लीड कौन कर रहे थे, तो कौन लीड कर रहे थे, यूएसए और स्विट्ज़रलैंड इसको लीड कर रहे थे, और आगे सबसे कौन थे, यूरोप एंड अमेरिका थे। ओके, ये दोनों थे। वे हम लोग यहाँ पे चलते हैं, और ये याद रखना कि जब यूनाइटेड नेशन स्टेट्स और स्विट्ज़रलैंड ऐसे लीड कर रहे थे वो ऑलरेडी नेशन स्टेट हो गए थे, इसलिए। फ्रांस आइडेंटिफाई द रिवॉल्यूशनरी ट्री कलर हैज़ रिच द स्टैचू। तो फ्रांस भी जो है वो तब तक पहुँच गया था, और फ्रांस का कौन सा नेशनल फ्लैग है, ब्लू ब्लू वाइट रेड, ब्लू वाइट रेड, तो वो भी उस स्टैचू में पहुंच गया था। सी इज़ फॉलोड बाई द पीपल्स ऑफ जर्मनी बियरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग। तो फ्रांस के पीछे कौन सा है, फ्रांस के पीछे है जर्मनी जिसका कौन सा कलर है, ब्लैक रेड गोल्ड। देखो अगर एग्ज़ाम में पूछेंगे तो बस जर्मनी का फ्लैग पूछेंगे, अगर पूछ सकते देर आर मोर चांसेस, तो आपको वो ध्यान से याद रखना है कि कौन सा कलर है जर्मनी का, ब्लैक रेड गोल्ड। ओके, दिस इज द कलर ऑफ द जर्मनी। देखो यहाँ पे पिक्चर में यहाँ पे ऐसे बताएंगे, देखो ये वाला जो, वेट ये रहा, ये जो है ना, ये वाला, ये ये वाला है, ठीक है, ये क्या है, जर्मनी है। ओके, interestingly at that time when Sorio created this image, the German people did not exist as united nation. The flag they carry is an expression of liberal hopes in 1848 to unify the numerous German speaking principles into nation state under a democratic constitution। और जिस टाइम पर 1848 के टाइम पर जब ये इन्होंने अपनी विज़न बनाई थी, तब उस टाइम पर जर्मन वॉज नॉट, बोल सकते कि वो यूनिफाइड स्टेट नहीं था, मतलब लिबरल्स ने इसलिए ऐसा बनाया था कि वो चाहते थे कि 1848 तक जितने भी जर्मन स्पीकिंग लोग वो सारे एक नेशन स्टेट के अंदर आ जाए, कहाँ पे, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ओके, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो आ जाए। ये किसका विचार था, liberals का। Following the great peoples are the peoples of Austria, the kingdom of two Sicily, फिर लोम्बार्ड, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। तो जर्मन के पीछे इतने सारे लोग, ऑस्ट्रिया आ रहा है, किंगडम ऑफ टू सिसली, लोम्बार्ड, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। ओके, एंड फ्रॉम द हेवन्स अबव क्रिस्ट सेंट एंड एंजल्स गिव अपॉन दिस किंग। तो यहाँ पे एक सीन होगा ये वाला,
तो ये आप देख रहे होंगे कि ये जो ऊपर यहाँ पे हमें दिख रहा है ये वाला क्या है, ये जो जितने भी भगवान है ये सारा जो सीन है जहाँ पे जो लोग एक साथ रह रहे हैं, ये सब देखकर वो बहुत खुश हो रहा है। तो इसका मतलब ये बताए कि वो गेज कर रहे हैं। यहाँ पे ऊपर आपको फोर्टानेट का मतलब क्या होता है कि जब लोग एक दूसरों के साथ रहते हैं, ऐसे मिलजुल कर, तब उसको फोर्टानेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए आर्टिस्ट मेनली क्या करते हैं, फोर्टानिटी डिस्क्राइब कर रहे हैं, यानी जो भाईचारे एक दूसरे के प्रति वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। दिस चैप्टर विल डील विथ मैनी इशूज विजुअलाइज बाय सोरियो। तो वही वो चैप्टर डील करेगा जो मेनली सोरियो ने बताया। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म एमर्ज एज अ फोर्स विच बॉट अबाउट स्वीपिंग चेंजेस पॉलिटिकल। तो 19th सेंचुरी में ये जो नेशनलिज्म बहुत तरीके से आया जिसमें पॉलिटिकल और मेंटल जो वर्ल्ड था यूरोप का पूरा चेंज हो गया। द एंड रिजल्ट ऑफ द चेंजेस वॉज द एमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट इन प्लेस ऑफ मल्टी नेशनल डायनेस्टिक चेंज। तो वो क्या चाहते थे, 19th सेंचुरी में जो नेशनलिस्ट आए वो चेंज चाहते थे। तो चेंज कैसे, वो पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड तो किस प्रकार का चेंज हुआ। एक तो पहले ऐसे हुआ कि जो नेशन स्टेट थे, नेशन स्टेट की जगह कौन से आ गए, नेशन स्टेट के सॉरी उल्टा बोलूँ, नेशन स्टेट की जगह पहले देखो, पहले क्या था, मल्टी डायनेस्टिक थे। डायनेस्टिक का मतलब होता है कि कोई एक राजा उसका पुत्र राजा होता है। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब इन्होंने विरोध किया तब कौन सा नेशन स्टेट आया। ओके, यहाँ पे देखो लिखा है दी एंड विल दिस रिजल्ट वॉज नेशन स्टेट इन प्लेस एंड वॉज द मल्टी सेलुलर द कंसेप्ट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मॉडर्न स्टेट in which a centralized power exercise sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of Europe। तो ये जो मॉडर्न स्टेट के प्रैक्टिसेस थे जहाँ पे जो एक सेंट्रल पावर के पास पावर होगा, एक डिफाइंड टेरिटरी होगा, तो वो बहुत समय से ही यूरोप में आते जा रहा था। ठीक है, तो ये जो थिंकिंग है उन लोगों का कि एक के पास पावर रहना चाहिए, वो धीरे धीरे आ रहा था। दिस कॉमन डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम इमोशन, इट वॉज फॉर it was frogged through struggles through actions of leaders and the common people। ये जो कॉमननेस था लोगों का बीच में, वो ऐसे नहीं आए, वो उनके बीच में जो स्ट्रगल्स हुए थे, जो उनके एक्शंस थे लीडर्स के, कॉमन पीपल के, वो ऐसे मतलब वो ऐसे बोल रहे कि जब यहाँ पे जो नेशन स्टेट था, वो नेशन स्टेट वॉज वन इन विच द मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन नॉट इन रूलर केम टू बी डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड सेट डिसेंट ऑफ डिस्टेंस। इसका मतलब है कि ये जो नेशन स्टेट का जो सेंस था जहाँ पर सिटीजन्स का नहीं, रूलर्स का मतलब रूलर्स का नहीं, सिटीजन्स का रूल होगा, वो एक सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी आ गया। और ये जो कॉमननेस है ऐसे धीरे धीरे नहीं है, उसके पीछे में जो स्ट्रगल्स हुए थे वैसे ही है। दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेस थ्रू विच नेशन स्टेट्स। तो ये हम लोग देखेंगे किस प्रकार से ये जो नेशन स्टेट एमर्ज हुए, इतना बड़ा नेशनलिज्म तो कैसे प्रोसेस हुआ। आई होप कि आपको ये पार्ट क्लियर है कि इस पिक्चर में हमें क्या बताया, हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं। जो यूनाइटेड स्टेट्स को बनाने के लिए क्या क्या हुआ लोगों के बीच में, ऐसे नहीं हुआ, जो स्ट्रगल्स होते रहे थे, जो एक्शन थे लीडर के, कॉमन पीपल को, इन सबको देखकर इनको पूरा आइडिया है कि हाँ यूनाइटेड स्टेट्स होने चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स यानी कंट्री नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स यानी एक साथ नेशन स्टेट्स होने चाहिए जिससे वो एक साथ रह सके। तो ये वाला भी आप एक बार पढ़ लेना। अर्नेस्ट रेनन ने यहाँ पे बताया है कि एक नेशन क्या होता है। कभी कभी क्वेश्चन होते हैं बॉक्स से भी पूछ लेते, लाइक अगर इनको कुछ बाहर का पूछना होता है ना, एंड एनसीईआरटी अगर आप कवर कर रहे हो तो ये जो बॉक्सेस है, ये वाले ये सारे आपको पढ़ने इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से आपको ये पूरा, ये जितना भी लिखा है ना, ये वाला पूरा कर लेना क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो आपको अभी तक समझ में आ गया कि क्या क्या हुआ अभी तक चैप्टर में। तो समझ में आ गया क्या हो गया। पहले तो हमने क्या पढ़ा, तो पहले तो हमने फ्रेडरिक सोरियो ने जो अपनी पेंटिंग बनाई थी 1848 में, उसको हमने पढ़ा। तो उस पेंटिंग में क्या था, हमने ये पढ़ा कि किस प्रकार से जो अलग अलग जो कंट्री है, जैसे कि यूरोप, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्ज़रलैंड, फिर पोलैंड हो गए, सिसिलीज के 2 राज्य हो गए, रशिया हो गए, जर्मनी हो गया, ये सारे एक साथ क्या कर रहे हैं कि जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के थ्रू पास कर रहा है, और मतलब पैसे पास होते जा रहे हैं, उनको होमेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये होमेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो फेडरिक ने ये जो बनाया था उसका यूटोपियंस विज़न था। यूटोपियंस यानी उसने जो बस मतलब जो सच नहीं हो सकते वैसे था, पर उसने बस इमेजिन किया था। और फिर हमने ये भी पढ़ा कि जो धीरे धीरे क्या हुआ कि सबको मतलब जैसे
जैसे कि फ्रेंच में मतलब लड़ाई हुई तो सबको ये रियलाइज़ हुआ कि मल्टी नेशन से ज़्यादा सबसे अच्छा है कि जो नेशन स्टेट है वो होना चाहिए। तो सब ने क्या कि सब ने नेशन स्टेट की मांग की। और ये जो है कि ऐसा नहीं कि एक दिन का सोचा विचार हो गया, इनके लिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। उनके जो लीडर्स के एक्शन वो सारा फॉलो करके हमने देखा। तो अभी हम लोग मेन आइडिया पढ़ने वाले वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन, अभी देखो अगर ये फ्रेंच में रेवोल्यूशन नहीं आया होगा तो है ना, तो कभी भी यूरोप जाके नेशन स्टेट नहीं बन पाते। क्योंकि आपने नाइन्थ में भी पढ़ा होगा कि देर आर मैनी इंडियन के लोग भी थे, जैसे कि टीपू सुल्तान और राजा रामन रॉय, जो फ्रेंच से इंस्पायर्ड हुए थे। क्योंकि जो फ्रेंच का रेवोल्यूशन था ना, वो बहुत मतलब पूरी दुनिया की अलग सी चीज़ थी कि किस प्रकार से लोगों ने एक साथ हिम्मत जुट करके डिमांड की थी। जिस प्रकार ने वो जीते, वो बहुत अलग सा एक्सपीरियंस था। तो अभी हम लोग यहाँ पे अपना ये स्टार्ट करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, तो फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म कम विद 1789। तो पहले कब हमें नेशनलिज्म की फीलिंग आई, कब आई? जब फ्रेंच रेवोल्यूशन जब 1789 में हुआ, तब जाके ये जो यूरोप के लोगों के मन में क्या हुआ है, नेशनलिज्म की फीलिंग आई। तो कब क्लियर एक्सप्रेशन दिखे नेशनलिज्म के? कब? जब फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ। तो अगर आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन का ईयर याद नहीं रह रहा कि कब हुआ, तो सिंपल है, 7 7 8 9 उसके आगे एक लगा दो, हो गया 1789 को फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, फ्रांस, as you remember France, as you remember, was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of absolute monarch। तो आपको याद रहेगा कि वो एक बहुत बड़ा टेरिशियल स्टेट था 1789 में, एक मोनार्क के अंदर। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन लीड टू द ट्रांसफर ऑफ सोबिनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू बॉडी ऑफ द सिटीजन। तो जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस है, जिसमें क्या हुआ कि जो लोगों के मन में जागरूकता उठी, तो उन्होंने जो सोवर्निटी यानी जो राजा के पॉलिटिकल वाली पावर थी, मोनार्की से उन्होंने बॉडी ऑफ सिटीजन्स में टर्न कर दिया। ओके, ट्रांसफर ऑफ सोवर्निटी फ्रॉम द मोनार्की बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। द रेवोल्यूशन प्रोक्लेमेड दैट इट वाज द पीपल हु हैड फॉन्ट फॉर। देखो, और तो इस रेवोल्यूशन से हमें ये सीख मिलती है कि लोग ही होते हैं, वो पीपल ही होते हैं जो एक कंट्री को, नेशन का एक शेप, उसका इसको उसके डेस्टिनी यानी जो उसकी नियति को उसको डिसाइड करते, वही नेशन को कॉन्स्टिट्यूट करते। तो सबसे बड़ी जो सीख हमें इस पूरे रेवोल्यूशन से मिली वो था कि पीपल ही है जो नेशन को कॉन्स्टिट्यूट यानी एक साथ जोड़ने का काम करती है, उसकी डेस्टिनी को शेप करती है। सो दिस वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि रेवोल्यूशन से हमें क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली। तो पीपल ही थे जो लोग ही थे जो इन सबको जोड़ सकते थे एक साथ। ओके, from the very beginning, the French Revolution introduced various methods and practices that could create a sense of collective identity among the French people। अभी देखो यहाँ पे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से हो गया, तो अभी कुछ ऐसे मेजर्स या फिर कुछ ऐसे प्रैक्टिस तो करना होगा जिससे लोगों को पता चले कि हाँ भी वो सही सलामत है। तो ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ किए गए थे, बहुत सारे चेंजेस लेके आ गए थे। और ये चेंजेस क्या क्या लेके आ गए थे वो आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 5 या फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद कौन कौन से चेंजेस लेके आ गए थे। तो पहला था आइडिया ऑफ ला ले पाट्री एंड ले सिटियन। ला पाट्री यानी हमारे इंडिया में जैसे मातृभूमि होता है, वैसे वहाँ पे पितृभूमि होता है। तो जो आइडिया था ला पाट्री का वो, और जो ले सिटियन को उन्होंने एम्फसाइज किया, जिस प्रकार से वो यूनाइटेड कम्युनिटी बना पाए एक इक्वल राइट से, मतलब एक वो यूनाइटेड कम्युनिटी बना पाए जिसमें सबको इक्वल राइट हो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। फिर उसके बाद क्या किया, न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रूल स्टैंडर्ड। तो उसके बाद जो फ्लैग के अंदर भी चेंजेस लेके आए। तो ये एक पॉइंट याद रखना, न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्री कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस। ओके, तीसरा क्या था, द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रिमेन द नेशन स्टेट्स। तो ठीक है, तो तीसरा ये याद रखना कि जो स्टेट जनरल थे वो किसके द्वारा इलेक्ट किए गए थे, एक्टिव सिटीजन के द्वारा इलेक्ट किए गए थे, और उनको आगे जाके क्या बोला गया, नेशनल असेंबली बोला गया। न्यू हिम्स यानी नए, अगर बोला जाए तो गाने जा रहे गाने, हिम्स यानी अच्छे अच्छे शब्द बोले जा रहे थे। ओड्स
शपथ लिए जा रहे थे। मार्टिस कॉमारेड यानी जो मार्टिस यानी शहीदों को याद किया जा रहा था नेशन के ऊपर। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि ये भी किया गया था। चेंजेस, न्यू हिम्स वर कंपोज, oaths taken and martyrs commemorated. A centralized administrative system was put in the place and formulated uniform laws. तो एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव यानी एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बना जहाँ पे सबके लिए एक जैसा समान लॉ बनाया गया। दिस इज इम्पॉर्टेंट। और यूनिफॉर्म लॉज हो, ये आप लिख के आ जाओगे तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं, बस पुट इन प्लेस, बस इतना याद रखना। एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यानी एक सेंट्रलाइज यानी एक जो बोल सकते हैं कि जो सेंट्रल पावर के ऊपर एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम किया गया था। और यूनिफॉर्म लॉज बनाए गए। इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज एंड डोइज व एबॉलिश, जो कस्टम्स थे उन लोगों का, जो ड्यूटीज़ थे, जो ड्यूज़ थे, वो सबको एबॉलिश कर दिया गया। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट, मतलब क्या होता था कि गरीब के लिए अलग सा सिस्टम होता था, अमीर के लिए अलग होता था, ऐसे पुअर और फिर ऐसे के लिए मतलब किया गया था। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मीजर्स वर एडॉप्टेड। Regional dialects were discouraged in French, it is what was spoken or written in Paris became the common language। तो जिस प्रकार से फ्रेंच को ये लोग बोलते थे, तो इसी प्रकार से जो फ्रेंच को कॉमन लैंग्वेज बना दिया नेशन का, कि सब वही बोलेंगे। मतलब रीजनल डेलीगेट्स यानी जो भी वहाँ के रीजनल के जितने भी भाषा थे उन सबको मना करके इतना फ्रेंच को कॉमन लैंग्वेज कर दिया गया। ओके, सो इतने हमें याद रखना। यहाँ तक मैं ऊपर जितने भी यहाँ पे इधर पूरा पूरा पहले में जितने भी मतलब पढ़े ना कि क्या क्या रूल्स ले क्या, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एक बार हम लोग फिर से इसको एक बार कर लेते हैं। देखो, पहले तो हमने स्टार्टिंग में ये देखा कि पहला एक्सप्रेशन हमें कैसा मिला नेशनलिज्म का आइडिया कैसे मिला, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ, हमें वहाँ से आइडिया मिला। और फिर वो फुल फ्लेज्ड था जहाँ लोगों के मन में आया कि हमें अभी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तब उन्होंने जाके क्या किया, उन्होंने जो मोनार्क से फ्रेंच सिटीज़न का किया, मोनार्क से फ्रेंच सिटीज़न का उन्होंने ही पूरा ट्रांसफ़र किया। ओके, अभी हम लोग अभी इन्होंने अभी इससे क्या पता चले, इससे लोगों को ये पता चला कि मतलब हाँ, कि जो लोग ही वही जो जो पीपल है ना, वही वो कुछ कर पाएंगे। पीपल आर द मेन रिसोर्स, हम लोग हमेशा पढ़ते जा रहे हैं, तो इसलिए तो रिसोर्स बोला जाता है। क्योंकि अगर पीपल ही तो थे जिसने जिसने एक नेशन स्टेट को कंबाइन किया, और पीपल ही कर सकते क्योंकि वो उनके मतलब उनके पास पूरी पावर होती है। ठीक है, तो ये हमने सब देख लिया। अभी कौन कौन से चेंजेस देखे गए थे, अभी हम लोग एक से अच्छे से चेंजेस पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो फर्स्ट चेंजेस क्या थे, तो पहला था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में ला पैट्री यानी पितृभूमि द फादरलैंड को डिक्लेयर कर दिया गया। फिर उसके बाद क्या था, ले सिटियोन यानी सबको सिटियोन एक ही माना जाएगा। फिर क्या था, फिर था कि फिर क्या था फिर था ठीक है, फिर था कि ब्रदर मतलब जो स्टेट जनरल थे वो एक्टिव सिटीजन के द्वारा इलेक्ट किए गए थे, और स्टेट जनरल को नेशनल असेंबली घोषित कर ली। फ्लैग चूज़ किया गया था। फिर उसके बाद यूनिफॉर्म लॉज बनाए गए। फिर उसके बाद जो हिम्स बनाए गए, हिम्स कंपोज किए गए, उस लिए गए, जो शहीद थे उनको याद किए गए। फिर उसके बाद देखा जाए तो फिर फ्रेंच को कॉमन लैंग्वेज बना दिया। फिर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम स्थापित हुआ। फिर उसके बाद सबके लिए एक प्रकार का यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट और मेज़र का बना है, जिससे कोई भी माप तोल में नहीं है, तो यूनिफॉर्म वेट और फिर मेज़र का बनाया गया। तो इतने सारे जो चेंजेस किए गए थे जब उनका वो फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ था, मेजर्स और प्रैक्टिसेस किया गया था। ओके, तो इससे अभी हम लोग देखेंगे कि यूरोप के ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ता है। The revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of French nation to liberate the people of Europe from despotism. In other words, to help the other people of Europe to become nation। देखो, इसका मतलब है कि जो रेवोल्यूशनरी जो क्रांतिकारी थे फ्रांस के, उन्होंने सोचा कि ये उनका मिशन है। क्या मिशन है कि यूरोप जिस प्रकार से उन्होंने फ्रांस को एक नेशन बनाया, उसी प्रकार वो यूरोप को भी एक डेस्पोटिज्म का एक होता है मोनार्की, तो वो मोनार्की स्टेट से वो एक पीपल ऑफ यूरोप को एक साथ नेशन बनाने में मदद करेंगे। सो दिस वाज दी क्या था, ये रेवोल्यूशनरीज का मिशन था कि वो लोगों को एक साथ एकजुट
एक्सप्लॉइट करें या यूरोप को, जिस प्रकार से उन्होंने फ्रांस में किया था। व्हेन द न्यूज़ ऑफ इवेंट्स इन फ्रांस रीच द डिफरेंट सिटीज़ ऑफ यूरोप, स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास बिगिन सेटिंग अप जैकोबिन्स क्लब। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी एक पॉइंट में याद रखने की चीज़ है। जिस प्रकार से सबको पता चला कि फ्रांस के लोग जो इधर आके हमारे अंदर बदलाव लाने वाले, हम सबको एक नेशन स्टेट करने वाले, तो इसलिए क्या हुआ कि जितने भी मिडिल क्लास लोग थे, जितने भी स्टूडेंट्स थे, वो जैकोबिन्स क्लब स्टार्ट करने लगे। जैकोबिन्स क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया था? मैक्सिमिलियन रॉबespierre। कब शुरू किया गया था वो आप कमेंट में बताएंगे। Their activities and campaigns prepared by the way France armies move into Holland, Belgium, Switzerland, much of Italy in the 1790। तो जिस प्रकार से ये एक्टिविटीज सारे हो रहे थे, तो ये जो फ्रेंच आर्मीज थे कहाँ कहाँ पे आ गए? हॉलैंड में आ गए, बेल्जियम में आ गए, स्विट्ज़रलैंड में आ गए, इटली में आ गए। तो ये सारे यूरोप के ही उस टाइम पर भाग थे, अगर आप बोल सकते हो कि तब यूरोप में मतलब कुछ एम्पायर में आते थे वो सारे, इसलिए। तो वो कहाँ कहाँ पे चले गए? हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड एंड मच ऑफ इटली। तो इस जगह पे जो है वो फ्रांस आने लगे। ओके, विद द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशनरी वॉर से फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू लीड द नेशनलिज्म अब्रॉड। तो जिस प्रकार से इस क्रांतिकारी का शुरू हो रहा था, तो फ्रेंच आर्मीज को क्या करने लगे? नेशनलिज्म को ब्रॉड करने लगे। अगर आप बोलोगे तो इनको मुक्तिदाता भी बोला जाता था, कि मतलब जो यूरोप के दो लोग क्या मानते थे कि ये मुक्तिदाता के रूप में हमें बचाने आए हो। ओके, सो देखो आप अगर ये मैप देखोगे, तो ये मैप में ये है 1815 का। तो मतलब कितना था कि अभी एम्पायर बन गया था। लाइक एम्पायर में आपको लाइक ये देखो, ये जो पार्ट हो गया ये वाला है इटली, ये ऐसे ऐसे बटे हुए थे। मतलब एम्पायर था, ओटोमन एम्पायर हो गया, रशियन एम्पायर हो गया, ऑस्ट्रियन एम्पायर हो गया। तो ये सारे एम्पायर में बटे हुए थे, साम्राज्य, बड़े बड़े साम्राज्य थे, पर ये साम्राज्य से एक नेशन बने। ठीक है, within the wide swath of territory that he came his control, Napoleon stated about the introducing many of the reforms that he had already introduced in France। तो फिर क्या हुआ कि अभी उस टाइम पर 1804 में कौन राजा बना? 1804 में बना नेपोलियन। आपने पढ़ा हुआ कि जो फ्रांस आज़ाद हुआ था, तो जो लेजिस्लेटिव ये लोग क्या करते थे, ये लोग आपस में ही लड़ते थे। तो इसका फ़ायदा किसने निकाला? नेपोलियन ने ऑब्वियसली फ़ायदा निकाला। तो उसने जितने भी रिफॉर्म्स फ्रांस में किए थे सुधारने की, उतने ही उसने रिफॉर्म्स यूरोप में भी इंट्रोड्यूस किए। तो वो रिटर्न टू मोनार्की, नेपोलियन नो डाउट डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी इन फ्रांस, बट एन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड हिट incorporated revolutionary principle in order to make the whole system more rational and efficient। चाहे उसने यूरोप में क्या हुआ कि जितना भी मोनार्की वो फिर से एस्टैब्लिश कर लिया, पर जो उसने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जो उसने रूल्स बनाए थे वो बहुत लागू किए, वो बहुत अच्छे थे। हाँ, हम लोग मानते हैं कि हाँ फ्रांस में उसने फिर से मोनार्की लेके आ गया, पर उसने जो रूल्स बनाए थे ना, अगर आपको याद होगा तो ऐसे बनाए थे कि यूनिफॉर्म लॉज बनाए गए थे, तो इतने अच्छे से मेजर्स किए गए थे ना जो रूल्स बनाए गए, तो वो बहुत रेशनल और एफिशिएंट था, यानी ज़रूरी था। तो उसमें से एक जो इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है द सिविल कोड ऑफ 1804, यूजली नोन एज नेपोलियन कोड। तो जो सिविल कोड था उसको हम लोग क्या बोलते थे? सिविल कोड को नेपोलियन कोड भी उसको बोलते हैं। जो क्या किया, जितने भी प्रिविलेजेस थे बर्थ के ऊपर वो सारे हटा दिए गए, और फिर एक नेशन स्टेट बनाने को विचार किया बिफोर द लॉ, और इक्वलिटी स्थापित कर ली बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि सिविल कोड ऑफ 1804 में क्या हुआ? सिविल कोड ऑफ 1804 में ये हुआ कि जितने भी प्रिविलेजेस थे बर्थ के साथ वो सब हटाकर इक्वलिटी स्थापित कर दिया, और फिर जितना भी इक्वलिटी बिफोर द लॉ और सबको राइट टू प्रॉपर्टी बोला गया। दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल, और ये जो रीजन जिस जगह पर फ्रेंच का कंट्रोल था उस तक वो चला गया। ओके।